बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि आज़ादी के बाद में हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने का विकल्प चुना था और इसके लिए क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई थी। वैश्विक परिदृश्य जहां हमारे अनुकूल नहीं था, वहीं हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और उसके साथ ही यहाँ गरीबी, यहाँ अशिक्षा और बहुत बड़ी जनसंख्या, उसके बावजूद हमने निष्पक्ष चुनाव करवाए और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। तो चलिए अब हम देखेंगे अपने अध्याय की इस अगले भाग की ओर कि लोकतंत्र का वो शुरुआती दौर कैसा रहा। उस शुरुआती दौर में कौन सी पार्टी विजय हुई, कितने मतों से वो विजय हुई और बाद में किस प्रकार की राजनीति हमारे देश को देखने को मिली। तो देखिए बच्चों, पहले 3 चुनाव थे, उनमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। 1952 के चुनाव की बात करें तो 489 सीटों में से, लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और कुछ ऐसे ही जीत कांग्रेस ने 1957 के और 1962 के चुनाव में दर्ज की थी। पार्टी को क्यों जीती इसने? क्योंकि पार्टी को स्वाधीनता की विरासत हासिल थी, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को बढ़ चढ़कर भूमिका इसमें निभाई थी। और दूसरा, नेहरू एक करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे और इस वजह से कांग्रेस की ये बहुत बड़ी जीत हमारे सामने थी। और इसमें किसी को भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो कांग्रेस के प्रचलित नाम से जानी जाती थी और वो हर एक व्यक्ति, हर एक जगह, हर एक गांव में लोकप्रिय थी। इसलिए ये इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी आश्चर्य या अचंभे वाली बात नहीं थी। इन चुनावों में 1952 के जो चुनाव थे उनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और वो 16 सीटें हासिल कर पाई थी। लोकसभा के चुनाव की ये जो बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जैसे कि अभी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने सीटों का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया था। राज्यों की बात करें तो त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस ने लगभग सारी सीटें हासिल की थी और इन राज्यों में भी बाद में कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन था। ये बात है उस शुरुआती दौर की जब हमने चुनाव करवाना सीखा ही था। 1957 और 1962 में भी कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी थी। कांग्रेस की जीती गई सीटों का 10वां हिस्सा भी कोई अन्य पार्टी नहीं जीत पाई थी। एकाध अपवाद को छोड़कर केंद्र और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। मतलब कि एक आध अगर हम अपवाद को छोड़ दें तो राज्यों की सरकारें भी और केंद्र की सरकारें भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की जीत का ये जो आंकड़ा था ये हमारी चुनाव प्रणाली के कारण ज़्यादा बड़ा लग रहा था। कौन सी चुनाव प्रणाली? शायद आपको याद होगा बच्चों, पिछली कक्षा में हमारा संविधान, सिद्धांत और व्यवहार नाम की पुस्तक हमने पढ़ी थी। उसमें अध्याय 3 हमने पढ़ा था, चुनाव और प्रतिनिधित्व। उसमें हमने चुनाव की एक तरीका पढ़ा था, एक प्रक्रिया पढ़ी थी जिसमें ये था कि सबसे बड़े की जीत या जो सबसे आगे वही जीता, अर्थात जो सबसे ज़्यादा वोट ले लेगा वो जीत जाएगा, यानी कि अन्य की तुलना में उसके पास वोट ज़्यादा हो। तो अपनी इसी प्रणाली के कारण जो कांग्रेस की जीत थी वो बहुत बड़ी नज़र आ रही थी। कैसे? देखिए, जैसे कि 1952 में कांग्रेस को कुल वोटों के केवल 45% वोट प्राप्त हुए थे, अर्थात 50% वोट भी कांग्रेस नहीं ले पाई थी। और इस बात को मैंने उस अध्याय 3 में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे वहां पर अन्य की तुलना में अधिक वोट लेने वाला व्यक्ति जीतता है, ना कि ज़्यादा मतलब कि जो जितने वोट हैं उनका बहुमत या उनका 50% से अधिक। तो ये देखिए यहाँ पर कि कांग्रेस के पास कुल वोटों के 45% वोट आ पाए थे, लेकिन सीटें उसको 74% मिल गई थी। और ऐसे ही सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो उसको वोटों का 10% प्राप्त हुआ था, लेकिन उसको सीटें 3% भी प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसका कारण क्या था? कारण वही हमारी चुनाव प्रणाली जिसका नाम है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी कि औरों की तुलना में जिसने सबसे
जितने ज़्यादा वोट प्राप्त कर लिए वो जीत जाएगा। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में अब हम बात करते हैं कि कैसा था कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कि एक दल का प्रभुत्व। यहाँ हम ये नहीं मानकर चलेंगे कि क्या पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा था जहाँ इतनी बड़ी जीत किसी दल ने दर्ज की थी और एक दल का कितने सालों तक प्रभुत्व रहा था, राज्य सरकारों पर भी और केंद्र सरकारों पर भी। विश्व में ऐसे भी बहुत सारे देश थे, वहाँ पर भी एक पार्टी का प्रभुत्व था, वहाँ भी एक पार्टी का शासन था, एक पार्टी ने जीत दर्ज की थी या फिर एक पार्टी ने सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन जो विश्व में अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व था और भारत में जो कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसमें बहुत अंतर था। क्या था ये अंतर, देखते हैं। देखिए, अन्य देशों में लोकतंत्र की कीमत पर एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ था, मतलब कि लोकतंत्र को साइड में रखकर लोकतंत्र के स्थान पर एक पार्टी का प्रभुत्व कायम किया गया था। और इसके उदाहरण थे चीन, क्यूबा और सीरिया। इन देशों के संविधान में ही केवल एक पार्टी को मान्यता दी गई थी, यानी कि इन देशों के संविधान के अनुसार ही दूसरी पार्टी का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए वहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ और इसलिए वहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ। तो हुआ ना भारत से अलग। फिर म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया ऐसे देश थे जहां सैन्य उपायों के माध्यम से एक पार्टी का प्रभुत्व था। ऐसे ही मैक्सिको का उदाहरण लें तो वहां पर भी एक पार्टी ने और इस तरह के कानून नियम बना लिए थे, इस तरह के छल प्रपंच कर लिए थे कि चुनाव में उसी की जीत निश्चित थी। वो तरीका लोकतांत्रिक कतई नहीं था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक परिस्थितियों में था। हमने चुनाव करवाए थे, निष्पक्ष चुनाव करवाए थे और हर बार करवाए थे। 1952 में हमने करवाए, 1957 में हमने करवाए, हर 5 साल बाद में हमने चुनाव करवाए और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए। कांग्रेस एक सुगठित पार्टी थी। कांग्रेस को इसलिए जीत नहीं मिली क्योंकि वो कोई सैन्य साधनों का इस्तेमाल कर रही थी या फिर हमारे संविधान में ऐसे कुछ दांव पेच कर दिए गए थे या फिर कुछ ऐसे कानून बना दिए गए थे। इनके इतर इन उदाहरणों के अलग यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस को इतनी भारी भरकम जीत मिल रही थी, इसका कारण ये था कि कांग्रेस एक सुगठित पार्टी थी और आज़ादी के आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे वो अब कांग्रेस में थे। वो एक लोकप्रिय पार्टी थी, लोकप्रिय दल था और इसलिए जनता अपनी पसंद से कांग्रेस को सत्ता सौंप रही थी। देखिए, बात करते हैं कांग्रेस की। तो 1885 में जब कांग्रेस का जन्म हुआ था उस वक्त ये कांग्रेस शिक्षित, कामकाजी और व्यापारी वर्गों का एक दल था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कांग्रेस ने जन आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन कांग्रेस के माध्यम से हुए, तब ये कांग्रेस अब जन जन का दल बन गई थी, जन जन की पार्टी बन गई थी। अब लगभग सभी सामाजिक वर्ग कांग्रेस से जुड़ गए थे, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें मजदूर भी हैं, जिसमें मालिक भी हैं, जिसमें व्यापारी भी हैं। तो इस तरह से अब कांग्रेस सभी का दल बन गई थी, अर्थात सभी प्रकार के उच्च जाति, निम्न जाति, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी प्रकार की जातियां, सभी प्रकार के वर्ग अब कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन चलाए गए थे। तो देखिए, हम बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी के जन आंदोलन से कांग्रेस के सामाजिक आधार को मजबूती मिली और कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग जाति सबको जगह मिल गई थी। और इसलिए अब कांग्रेस एक सतरंगा सामाजिक संगठन बन गया था, अर्थात एक ऐसा सामाजिक संगठन जिसमें आपको हर वर्ग मिलेगा, हर जाति मिलेगी। अब क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर एक धारा को समाहित करने वाली पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस में ही गर्मपंथी भी थे, कांग्रेस में ही नरमपंथी भी थे, कांग्रेस में ही वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे,
थे, हर तरह की विचारधारा कांग्रेस के अंदर समाहित थी, तो फिर शायद आपको आश्चर्य नहीं होगा कि आखिर इतनी बड़ी जीत कैसे मिली कांग्रेस को। एक कार्टून आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये कार्टून डोंट स्पेयर मी शंकर के मुख पृष्ठ से लिया गया है और ये कार्टून बता रहा है कि उस वक्त जब कांग्रेस ने इतनी सारी सीटें जीत कर सत्ता स्थापित की थी, तब वो सत्ता और विपक्ष दोनों की ही भूमिका निभा रही थी। सत्ता की भूमिका तो आप समझ ही सकते हैं कि पार्टी ने जीत दर्ज की थी और जीत दर्ज करने के बाद में लोकतांत्रिक तरीके से अब शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलाया जा रहा था। लेकिन विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई इस पार्टी ने, ये हम अभी अभी जानेंगे। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि इसमें गर्मपंथी भी थे, इसमें वामपंथी भी थे, इसमें दक्षिणपंथी भी थे। हर तरह की विचारधाराओं वाले गुट या समूह है कांग्रेस के अंदर विद्यमान थे और एक प्रकार से वो सत्ता पक्ष के शक्ति संतुलन का काम कर रहे थे। तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में। देखिए, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। तो अगर कोई समूह नाखुश होता तो भी वो पार्टी में ही बना रहता, क्योंकि पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका से बाहर पार्टी में मौजूद दूसरे समूह से लड़ना ज़्यादा बेहतर था कि पार्टी में ही रहकर दूसरे समूह से लड़े। कांग्रेस गठबंधनी स्वभाव की थी, जो भी आता वो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाता। इसके लिए कांग्रेस ने सहनशीलता, सहिष्णुता अपनाई थी और समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना इस गठबंधन की विशेषता थी। इस गठबंधन में विरोधी विचारधाराओं वाले भी थे, जो दूसरी विचारधारा मानने वाले समूह भी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बाहर जाने की बजाय वो अंदर रहकर ही विरोध करना ज़्यादा बेहतर समझते थे। और कांग्रेस दल के अंदर भी इन सभी दलों के जो विचार थे, जो विरोधी भावनाएं थी, उनको सुलह समझौते के साथ सुलझाकर और साथ चलने की राह को अपनाया जाता था। पार्टी में मौजूद जो गुट थे उसमें गठबंधनी स्वभाव के कारण गुटों के प्रति सहनशीलता थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी में गुटों को बढ़ावा मिला। अंदरूनी गुटबाजी थी वो कांग्रेस की कमजोरी नहीं थी, अपितु वो ताकत थी। ताकत कैसे थी कि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए यहाँ गुंजाइश थी और इसलिए यहाँ पर शक्ति संतुलन बैठा रहता था, शक्ति संतुलन होता रहता था। यानी कि एक गुट दूसरे गुट की, दूसरा गुट पहले गुट की आपस में जो बातें थी, आपस में एक दूसरे की जो कहें कि अपन गलतियां या कमियां थी उनको बताया जाता था और आपस में खींचातानी के द्वारा शक्ति संतुलन बना रहता था। गुटों की मौजूदगी थी वो शासक दल के भीतर शक्ति संतुलन साधने के औजार के रूप में काम कर रही थी। तो अब समझ में आया आपको कि किस तरह से कांग्रेस स्वयं ही विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। यानी कि उस दल के अंदर ऐसे ही दूसरे समूह थे जो कि आलोचना करने का काम कर रहे थे, जो कि सरकार का मान लो उन्होंने कोई निर्णय लिया तो उसमें कमियां बताने का काम कर रहे थे। तो सरकार दोनों काम कर रही थी, सत्ता पक्ष की भूमिका भी निभा रही थी और विपक्ष की भूमिका भी निभा रही थी। तो देखा आपने शुरुआती दौर कांग्रेस के प्रभुत्व का, ये दौर एक दल के प्रभुत्व का ये दौर, कितनी बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की थी इसका कारण भी हमने जाना और कैसे हमने निष्पक्ष चुनावों को बारंबार बनाए रखा, बारंबार जनता ने अपनी सरकार चुनी और कैसे उस सरकार ने आपसी गुटों में तालमेल बनाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए रखा। लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए और 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है और आप इनके उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।